और फ्लक्स के चेंज होने का काज कौन सा था? करंट का चेंज होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो उसके नतीजे में फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो हमेशा एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करती है। जब एक्सटर्नल ईएमएफ करंट को बढ़ाने की कोशिश करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको कम करने की कोशिश करती है, और जब एक्सटर्नल ईएमएफ करंट को कम करने की कोशिश करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। इसी तरह से सेल्फ इंडक्शन के बाद हमने म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर देखा था कि प्राइमरी कॉइल को हम चेंजिंग करंट देते हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स जो चेंज होता है वो सेकेंडरी के अंदर होता है। सेकेंडरी के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर जो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपोज, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर तो होती है कि ईएमएफ है, लेकिन प्राइमरी जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल थी, हमने दी भी ईएमएफ उसी को थी और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसी के अंदर बनी थी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उसी कॉइल के अंदर जो एक्सटर्नल ईएमएफ थी उसको अपोज किया था। लेकिन म्यूचुअल के अंदर देखें, म्यूचुअल के अंदर हम देते हैं प्राइमरी को है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें बनती है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में तो सिर्फ होती ही सिंगल है, एक ईएमएफ होती है, तो वो किसको अपोज करेगी? अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ। तो जो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, वो प्राइमरी की ईएमएफ को अपोज करेगी। जो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ बनती है वो अपोज किसको करेगी? प्राइमरी की ईएमएफ को अपोज करेगी। ठीक है ना? इसीलिए हम म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर भी जो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ बनती है उसको बैक ईएमएफ कह सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी के अंदर बनने वाली ईएमएफ होती है वो बेसिकली किसको अपोज करती है? प्राइमरी वाली ईएमएफ को अपोज करती है। जब प्राइमरी कॉइल फ्लक्स को सेकेंडरी में बढ़ाती है तो सेकेंडरी कॉइल उस फ्लक्स के बढ़ने को रोकने की कोशिश करती है, और जब प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स कम होता है और वो सेकेंडरी के अंदर भी कम होने की कोशिश करता है तो सेकेंडरी कॉइल की जो ईएमएफ होती है उस कम होने की कोशिश को अपोज करती है। मतलब ये हुआ कि जहां पे जब भी किसी कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है, फिर चाहे वो सेल्फ इंडक्शन की सूरत में हो चाहे वो म्यूचुअल इंडक्शन की सूरत में हो, उसके अंदर ईएमएफ बनती है और वो ईएमएफ हमेशा अपोजिट काम करती है। ठीक है? तो पहला टॉपिक जो आज होगा वो हमारा होगा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। अब ये नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग क्या होती है या किसको कहा जाता है बेटा? देखिए बेटा, हमारे पास आज होगा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। अब ये नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग होती क्या है बेटा? देखिए, कभी कभी हमें कहीं कहीं पे कॉइल इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुख्तलिफ डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर हमें कॉइल्स इस्तेमाल करनी पड़ती है, और उन कॉइल्स के अंदर करंट को चेंज भी करना पड़ता है। और जब कॉइल्स के अंदर हम करंट चेंज करते हैं तो वहां पे इंडक्शन भी न हो, ये भी जरूरी होता है। ठीक है? हमने सेल्फ इंडक्शन के अंदर और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर ये देखा कि जब किसी भी कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर हमें एक कॉइल भी चाहिए जिसके अंदर करंट भी चेंज हो, और करंट चेंज होने के बाद भी उसमें इंडक्शन न हो, तो फिर हम उसको किस तरह से बनाएंगे? तो ऐसी कॉइल्स भी होती है जिनके अंदर करंट भी चेंज होता है, और करंट के चेंज होने के बाद
उनके अंदर इंडक्शन भी नहीं होती। तो ऐसी कॉइल्स जिनके अंदर करंट के चेंज होने के बावजूद भी उनके अंदर इंडक्शन न हो, तो ऐसी कॉइल्स को हम कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग में कॉइल्स ही होती हैं, उनके अंदर करंट भी चेंज होता है और उनके अंदर किसी भी किस्म की इंडक्शन नहीं होती। और ये आपके बुक के अंदर इसका एग्जांपल दिया गया है कि ये ब्रिज सर्किट के अंदर इस्तेमाल होती है। ब्रिज सर्किट जो होता है वो रेजिस्टेंस को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आपको पता है R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। 4 रेजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं और चारों रेजिस्टर के अंदर हम करंट भी चेंज करते हैं और करंट चेंज करने के बाद उसको बैलेंस के बाद उसे मेयरमेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो जरूरी होती है ऐसे ब्रिज सर्किट के अंदर। तो ब्रिज सर्किट के अंदर कॉइल्स भी इस्तेमाल होती है, करंट भी चेंज होता है और वहां पे इंडक्शन अगर हो गई तो आपकी जो मेयरमेंट है वो गलत होगी। मेयरमेंट को सही करने के लिए जरूरी है कि वहां पे ऐसी कॉइल हो जिसके अंदर करंट भी चेंज हो और इंडक्शन भी ना हो। अब ये बनाई कैसे जाती है? अब पहले इसकी मैं 2-3 पॉइंट है वो लिखता हूं कि नो EMF is induced in this type of coil due to change of current। इसके अंदर ड्यू टू चेंज ऑफ करंट की वजह से भी इसके अंदर EMF इंड्यूस नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर these windings are used in ब्रिज सर्किट्स। ब्रिज सर्किट्स जो होते हैं बेटा वो रेजिस्टेंस को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इस मकसद के लिए वायर इज डबल फोल्डेड, ठीक है। इनके अंदर वायर जो होती है वो डबल फोल्ड की जाती है, या आप कह सकते हैं कि जो है वो इसकी डबल वायर से कॉइल बनाई जाती है। जैसे ये होती है, हमने यहाँ तक जो सोलिनॉइड पढ़ा था वो इस तरह से हमने सिंगल वायर का बनाया था। अगर सिंगल वायर का सोलिनॉइड बनाएंगे और उसके अंदर करंट चेंज करेंगे तो उसमें इंडक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस तरह से डबल वायर का बनाएंगे, ये मैंने डबल वायर कर दी, ठीक है, डबल वायर का करेंगे इस तरह से और डबल वायर से अगर फोल्ड करके हम बनाएंगे तो इसमें इंडक्शन नहीं होगी। तो अगर सिंगल वायर से इंडक्शन होती है वो तो हमने पढ़ा, लेकिन डबल वायर से इंडक्शन क्यों नहीं होती उसको डिस्कस करते हैं। तो जो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग होती है ना, उसमें वायर को डबल फोल्ड किया जाता है, डबल करके उससे फोल्डिंग की जाती है। जैसे खाली जो हमने पढ़ा था कि सोलिनॉइड के अंदर सिंगल वायर को फोल्ड किया जाता है, जबकि अगर आपको उसी सोलिनॉइड को नॉन इंडक्टिव बनाना है तो आपने उसको वायर को डबल करके उसके ऊपर जो है वो फोल्ड करना है। अब आप इसको देखें बेटा, सपोज करें ये हमारे पास इस तरह से बेटा कि ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास इस तरह से बेटा एक सोलिनॉइड है, ठीक है। अब इसके अंदर आप इस तरह से इसको सोलिनॉइड को रेड टर्न की वायर से मैं इसको बना रहा हूं बेटा, ये इसको मैं डबल फोल्ड करता हूं तरफ, इसको सिंगल फोल्ड के अंदर ले रहा हूं तरफ। ये एक सोलिनॉइड है बेटा, ये इस तरह, ठीक है। अब ये सिंगल फोल्ड है। अब अगर इसको बेटा मैं यहां से कनेक्ट करूं किसी सोर्स के साथ बेटा, इस तरह से उसके साथ कनेक्ट करूंगा तो एसी सोर्स इसके अंदर क्या करेगा और इसके अंदर बैक EMF हो जाएगी। लेकिन
अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, इसमें करंट का डायरेक्शन में बना लेता हूँ, सपोज करें इसमें करंट इस तरह से जाता है बेटा, इस तरह से करंट इसके अंदर फिल होगा, ठीक है। अब अगर एक सॉलिनाइड हम इस तरह से बनाए, ये एक सॉलिनाइड बेटा मैं इस तरह से बनाता हूँ, सपोज करें इसको सॉलिनाइड को हम इस तरह से बनाते हैं, डबल वाई से बनाते हैं। अगर इस तरह से बेटा इसको सॉलिनाइड को बनाए, सपोज करें बेटा इस तरह से हम सॉलिनाइड को डबल फोल्ड करते हैं, ठीक है। ये डबल वायर से, तो ये इस तरह से बनेगा बेटा, ये वायर यहीं से इस तरह से वापस मैं इसको फोल्ड करता हूं, तो ये वायर बेटा इस तरह से आएगी और ये इसके दो फोल्ड बनेंगे बेटा। इसके इस तरह से दो फोल्ड बनेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर ये सिंगल फोल्ड है तो क्या हो बेटा, अगर इसके अंदर ये सिंगल फोल्ड है और इसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ये कौन सा होगा, नॉर्थ, और ये कौन सा होगा, अर्थ से लाइन निकल के कहां पे जाएगी, साउथ में, इस तरह से। अगर यहाँ पे करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा, अगर यहाँ से करंट कम होगा तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा बेटा, कम होगा, और इसके अंदर इंडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो रेड फोल्ड है बेटा, इसके अंदर आप कर सकते हैं बेटा कि ये जो रेड फोल्ड है बेटा, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बेटा रेड कलर का जो सपोज करें इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो ब्लू है उसको किससे करते हैं बेटा, इसको हम करते हैं, तो ये जो रेड कलर का फोल्ड होगा, करंट अपवर्ड जाएगा, और यहाँ पे भी अपवर्ड जाएगा बेटा, और यहाँ पे भी करंट अपवर्ड जाएगा, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा। ये करंट यहाँ से होता हुआ वापस आएगा बिल्लू के अंदर, बिल्लू के अंदर करंट का डायरेक्शन ये होगा बेटा, ठीक है। बिल्लू के अंदर करंट का डायरेक्शन ये होगा, और यहाँ से करंट बाहर आएगा, रेड के अंदर करंट अंदर जाएगा इस तरह से बेटा, रेड करंट ऊपर की तरफ जाएगा, वही करंट रेड से होता हुआ जब यहाँ पे सेम तरह से वापस आएगा। तो अगर आप रेड के हिसाब से देखते हो, अगर आप रेड के हिसाब से देखते हो, तो रेड के हिसाब से ये नॉर्थ बनता है, और रेड के हिसाब से ये साउथ बनता है। अगर आप ब्लू के हिसाब से देखते हो, तो ब्लू के हिसाब से जो बनेगा ये नॉर्थ बनेगा, और ये कौन सा बनेगा बेटा। तो इस तरह से जब आप इसको डबल फोल्ड करते हो, तो एक अगर रेड कंडक्टर के अंदर करंट अपवर्ड है, तो वहीं पे साथ में पड़े हुए ब्लू के अंदर करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, डाउनवर्ड। जहां पे रेड का नॉर्थ होगा वहां पे ब्लू का कौन सा होगा, साउथ होगा, और जहां पे रेड का साउथ होगा वहां पे ब्लू का नॉर्थ होगा, ठीक है। अब यहाँ जो रेड की नॉर्थ की लाइनें होंगी वो ब्लू के साउथ के साथ एंगेज हो जाएंगी, और यहाँ पे जो ब्लू के नॉर्थ की लाइंस होंगी वो रेड के साउथ के साथ एंगेज हो जाएंगी। ये लाइनें यहाँ पे एंगेज हो जाएंगी, ये लाइनें यहाँ पे एंगेज हो जाएंगी, इसलिए कोई भी इसका फ्लक्स नहीं बनेगा। इसमें अगर आप रेड में करंट बढ़ाओगे तो वही सेम करंट ब्लू के अंदर आता है, तो वही करंट किसके अंदर बढ़ेगा, ब्लू के अंदर। रेड में करंट बढ़ेगा तो ब्लू के अंदर भी बढ़ेगा। नतीजा ये निकलेगा कि किसी भी का फ्लक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ जब साथ होते हैं ना, तो फिर से हमने टोराइड के अंदर देखा ना कि उसका फ्लक्स बाहर नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि उसके नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं,
आमने सामने होते हैं तो नॉर्थ से लाइनें निकल के किस में चली जाती हैं, साउथ में। इस तरह से नॉर्थ और साउथ जब साथ बनते हैं तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि इसके अंदर जो लाइन जो वो आपस में एंगेज हो जाती है, और कोई भी लाइन न बाहर की तरफ बनती है और न ही अंदर की तरफ बनती है। ऐसी बाइंडिंग के अंदर अगर आप करंट चेंज भी करोगे तो ये डबल फोल्डेड वायर होती है, कंटिन्यूस वायर होती है। जितना करंट एक वायर के अंदर बढ़ेगा उतना ही करंट दूसरी वायर के अंदर बढ़ेगा। और ऐसी कॉइल के अंदर किसी भी किस्म की इंडक्शन नहीं होती। तो इस तरह से अगर डबल वायर को करके उससे अगर कोई भी कॉइल बनाई जाएगी तो वो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग होगी। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ बेटा कल आपकी बेटा टेस्ट है। ठीक है, फिजिक्स की प्रैक्टिस टेस्ट होगी आपकी बेटा कल। जो आपकी जीटी है ना, जो जीटी के अंदर टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से कल आपकी जो है वो टेस्ट होगी। मैं आपको ग्रुप के अंदर टाइम मैसेज कर दूंगा। जो भी टेस्ट देना चाहता है वो टेस्ट के लिए आ जाए बेटा। मैं कल आप ग्रुप के अंदर शाम के टाइम पे होगी तो ग्रुप के अंदर मैं मैसेज कर दूंगा। तो ये उन्हीं टॉपिक्स में होगी जो आपके जो जीटी की डेट 27 कौन सी 29 है। 29 के ऊपर जो बेटा जीटी होगी ना उन्हीं टॉपिक से जो है वो अभी टेस्ट होगी। ठीक है। तो बेटा ये मोशनल ईएमएफ होती है। मोशनल ईएमएफ क्या होती है या मोशनल ईएमएफ किसको कहा जाता है? तो आप इसको इस तरह से कहोगे बेटा, आप इसको कहोगे बेटा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है। हमने पढ़ा है बेटा इंडक्शन सिर्फ कॉइल के अंदर नहीं होती, इंडक्शन स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर भी होती है। तो जब कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने की वजह से जो ईएमएफ बनती है ना, ऐसी ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, लेकिन जब ये किसी भी कंडक्टर की मोशन की वजह से बनती है तो उसको नेम हम देते हैं मोशनल ईएमएफ। फर्क दोनों में ये, जैसे हमने बैक ईएमएफ बड़ी प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर, तो वो जो बैक ईएमएफ होती है वो बेसिकली किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से बनती है। इसी तरह से जो कोई भी कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के अंदर उसकी मोशन की वजह से जो ईएमएफ बनती है उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? सपोज करें बेटा आपके पास ये इस तरह से कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कंडक्टर के अंदर बेटा एक ये आप कहे बेटा कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखा हुआ है बेटा। ठीक है, अब अगर ये कंडक्टर है इसकी पूरी लेंथ एल होती है बेटा। इसकी जो पूरी लेंथ है देखिए, इस लेंथ को हम कहते हैं एल, और दूसरी होती है बेटा इफेक्टिव लेंथ। वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है, भले ये लेंथ कोई भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें उस लेंथ को लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। सपोज करें बेटा ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि ये जो कंडक्टर का हिस्सा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो हम कंडक्टर की लेंथ को ये समझेंगे। इस कंडक्टर की लेंथ 1.5 मीटर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो 1 मीटर है तो हम कौन सी लेंथ कंसीडर करेंगे? 1 मीटर कंसीडर करेंगे, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि इसके अंदर होते हैं इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन।
इसके अंदर होते हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ये कंडक्टर में है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किसी भी किस्म की जो है वो फोर्स नहीं लगती और रेंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, अब अगर ये कंडक्टर इस तरह से मूव करता है बेटा, सपोज करें ये कंडक्टर इस तरह से मूव करे, तो बेटा ये कंडक्टर जब मैग्नेटिक से परपेंडिकुलर मूव करता है तो इसके अंदर जितने होते हैं वो भी किस तरह मूव करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब परपेंडिकुलर करेंगे तो कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स। तो जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट करता है, इस मकसद इसके अंदर जो मौजूद चार्जेस होती है वो इसके साथ सम एंगल पे मूव करती है विद द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करता है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करती है। तो जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक जो फील्ड जो चार्जेस होती है ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करती है। अब अगर 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब है ये चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड से 90 पे मूव करेंगी, और जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से 90 पे मूव करेगी तो उसको मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और वो फोर्स जो होती है वो हम किससे लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड रूल से नेगेटिव चार्जेस के लिए और राइट हैंड रूल से पॉजिटिव चार्जेस के लिए। अब आप इसको करें इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा, इस तरफ। और इस कंडक्टर की कंडीशन ये बनेगी बेटा, इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ आ जाएंगी और ऊपर जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्जेस। और क्योंकि जैसे ही ये कंडक्टर इस तरह से मूव करेगा इन चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी तो सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फोर्स नीचे पुश करेगी और ये नीचे आ जाएंगी। तो इसका जो कंडक्टर का नीचे वाला हिस्सा होगा वो नेगेटिव चार्ज ले लेगा और ऊपर वाला जो होगा पॉजिटिव। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके वर्क पे डिपेंड करता है। लेंज़ेस लॉ में हमने पढ़ा ना, जब आप इसको इस तरह से मूव करवाते हो तो इसके ऊपर एक कपलिंग फोर्स आती है और आप क्या करते हो, वर्क। अगर आप ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ज्यादा नेगेटिव चार्जेस नीचे आएंगी और ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर आप वर्क करोगे लगेगी कम, जो है वो नीचे नेगेटिव चार्जेस आएंगी, कम ऊपर पर। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर वर्क पे। अगर आप ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा ये जो है वो डिफरेंस आएगा, अगर आप कम वर्क करोगे तो कम जो है वो इसके ऊपर डिफरेंस आएगा। इसका मकसद है कंडक्टर एंड बी बेटा
और ये मैक्सिमम कब बनेगी बेटा? मैक्सिमम तब होती है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जीरो कब होती है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब कोई भी कंडक्टर पैरेलल एंटी पैरेलल मूव करेगा तो ये ईएमएफ क्या हो जाएगी? जीरो। और जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो ये ईएमएफ क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम ईएमएफ होगी। तो ये भी इंड्यूस ईएमएफ ही है, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर की वजह से होती है इसलिए हम इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है। अब इसके बाद एसी जनरेटर है बेटा, और एसी जनरेटर जो होता है वो आपके पीएमडीसी के सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्ट मेंशन होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्ट मेंशन नहीं होते। तो ये जो एसी जनरेटर है ये पीएमडीसी के सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। इंशाल्लाह कल करेंगे, बड़ा टॉपिक है। आज कुछ क्वेश्चंस हैं वो इसके म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन के बारे में, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से होती है। और सिलेबस में बेटा आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि बेटा जो सिलेबस जीटी का होगा वो फर्स्ट टॉपिक से लेकर टोराइड तक होगा बेटा। ठीक है। जो टोराइड है वो जीटी का लास्ट टॉपिक है। इंडक्शन का कोई भी टॉपिक जो होगा वो जीटी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा बेटा। सिर्फ टोराइड तक जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं की जो है वो आपकी जीटी होगी, और उन्हीं की जो होगी वो कल आपकी एक प्रैक्टिस टेस्ट होगी बेटा। ठीक है। तो ये माइंड में रखिएगा। और किसी ने पूछा कल कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ या पीएमडीसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा आप, मैंने उसको जवाब दिया कि बेटा आप बुक खोल के देख लें। आपको अगर लगे कि मैंने पीएमडीसी के पढ़ाए हैं या मैंने फुल पढ़ाया है चैप्टर, तो उसने ये मुझे कहा कि आपको नहीं बताना तो नहीं बताए, बाकी बुक तो हमारे पास पड़ा है। तो अगर किसी स्टूडेंट को इतना पता नहीं लगता कि मैं चैप्टर के मैं क्या पढ़ा रहा, तो उसको मैं क्या जवाब दूं? कि उसको अभी तक पता नहीं लगा कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ या सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। भाई कोई टॉपिक मैंने अभी तक छोड़ा है इन चारों चैप्टर्स के अंदर? खुदा के बंदे, कल अगर डॉक्टर बनोगे तो क्या पेशेंट पढ़ाओगे? अब आप पता नहीं क्या कर रहे हो कि फिलहाल को ले आओ, फिलहाल को ले आओ, बताए कि इसको यहाँ से जो है वो मारना है या वहां से मारना है, तो ऐसे नहीं करे। कुछ बंदे के अंदर एतमाद होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बनती नहीं है। इतने डिपेंडेंट ना बने कि आपके जो जिंदगी जो मुश्किल हो। कुछ बंदा सेल्फ डिपेंडेंट भी होता है, कुछ ऐसे नहीं होता। बहुत सारे मसले खुद ही हल हो जाते हैं अगर बंदा करना चाहे तो। अब नहीं करना तो फिर वो स्पून फीडिंग होती है बस वो। तो फिर तो आप किसी ऐसे मुआशरे के अंदर चले जाएं जो आइडियल मुआशरा हो, बाकी इधर तो ऐसे ही चलना है। अब देखिए बेटा हमारे पास जो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन है कि इंडक्शन जो होती है किसी भी कॉइल के अंदर, क्योंकि बेटा इसमें यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो टूटेंगे इसलिए मैंने इसको छोटा रखा है। मैं आपको भेजता हूँ इसका पीडीएफ के अंदर देता हूँ। बेटा जो फैक्टर्स होते हैं वो इंडक्टेंस को, कौन से फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं? एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स का, ये हम पढ़ चुके हैं कि इंडक्टेंस को नंबर ऑफ टर्न्स अफेक्ट करते हैं। और दूसरी बेटा डायमेंशंस ऑफ द कॉइल। डायमेंशंस ऑफ द कॉइल का मतलब क्या होता है बेटा? एरिया और कोर मटेरियल। ये देखें ये तो फैक्टर अपने पास लिखा हुआ नहीं है। लेंथ ऑफ द कॉइल बेटा देखें, द लॉन्गर द कॉइल्स लेंथ द लेसर द इंडक्टेंस। के लेंथ जितनी बढ़ेगी उतनी इंडक्टेंस कम होगी। द शॉर्टर द कॉइल्स लेंथ द ग्रेटर द इंडक्टेंस। जितनी शॉर्ट लेंथ होगी उतनी इंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। हाउ इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर अफेक्टेड व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज्ड?
अगर म्यूचुअल इंडक्शन में दोनों कॉइल्स को एक दूसरे से दूर ले जाए, ये मैंने शायद कल भी आपको बताया हो कि दो कॉइल्स को दूर ले जाने से फिलप्स लिंकेज कम होगी, क्योंकि अगर दोनों कॉइल के दरमियान स्पेस ज्यादा होगा तो प्राइमरी का ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाएगा और इससे इंडक्शन जो होगी वो कम होगी। तो when the separation between coils is decreased, the magnetic flux linked with the secondary coil will decrease. Therefore, the mutual inductance of the pair of coil. What is the inductive in the circular coil? Keeps the uniform magnetic field. देखिए अगर कोई सर्कुलर कॉइल है उसको स्टेशनरी आप रख लेते हैं तो उसमें फिलप्स चेंज नहीं होगा, उसके अंदर फिलप्स आप चेंज करें, फिर फिलप्स को उस सर्कुलर कॉइल का शेप चेंज करें, उसको आप इस तरह प्रेस करें वो एलिप्टिकल बन जाए, या आप उसको रोटेट करवाएं या आप उसको इस तरह से साइडवेज मूव करवाएं। तो जब वो इस तरह से मूव करेगी या उसका शेप चेंज होगा तो फिलप्स चेंज होगा, अदरवाइज स्टेशनरी कॉइल के अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी बेटा। ठीक है, इसके बाद है बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं बेटा इसके अंदर। ये देखिए, एक्सप्लेन हाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ circular coils changes when a sheet of iron is placed in between them. Assume all the other factors remains constant, means उनकी area, length, current वगैरह ये सेम रहती। We know that the mutual inductance is directly proportional to the permeability of the medium. Core material होता है ना, अब आप सर्क्यूलर कॉइल के अंदर अगर कोई शीट ऑफ आयरन इंट्रोड्यूस करवाओगे तो आयरन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या हो जाएगी? स्ट्रांग। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी तो उसके अंदर जो होगी इंडक्शन बढ़ जाएगी। When the permeability of the medium is increased by inserting a sheet of iron, then the inductance between the coils also increases. When two spherical balls, one made of copper and other made of glass, are allowed to fall freely under the gravity. एक जो है वो मेटल का है और दूसरा किसका होता है? गिलास का है। ठीक है, from the same height of ground, which one of the balls will reach the ground last? कौन सा जो है वो ग्राउंड पे बाद में आएगा, कौन सा पहले आएगा? ठीक है, एक गिलास का है और दूसरा कंडक्टर का। ठीक है बेटा, तो कंडक्टर का जो होता है बेटा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर इंडक्शन होगी, जबकि गिलास का जो बाल होता है उसके अंदर इंडक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो एज वी नो दैट इंडक्शन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, द गिलास बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, बिकॉज बीइंग एन इंसुलेटर गिलास इज नॉट अफेक्टेड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. Hence, there is no induced EMF in the glass ball, whereas in a copper ball, EMF induced by the Earth's magnetic field will affect the fall of the ball, thus it falls slower. अब आपके माइंड में होगा कि अगर इंडक्शन होती है मेटल के बाल में तो फिर उसकी फॉल के अंदर क्या मसला होता है। देखिए, आपको पता है इंडक्शन हमेशा काज को अपोज करती है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जब वो इस तरह से गिरेगा ना, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। जब बाल ऊपर से गिरेगा तो मेटल का बाल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा? कट करेगा, और उसके अंदर क्या बनेगा? उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनती है वो इस कंडक्टर की तरह बनेगी। बाल का एक हिस्सा पॉजिटिव बन जाएगा और एक हिस्सा क्या बनेगा? निगेटिव बन जाएगा। और इंडक्शन की वजह से आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा काज को अपोज करती है, और काज कौन सा होता है? बाल का गिरना काज होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस काज को क्या करती है? अपोज करती है, और अपोजिंग की वजह से एक्सीलरेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए जो है वो मेटल का बार जो है वो बाद में गिरेगा। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट म्यूचुअल इंडक्शन? ये हो गया बेटा, शुरू में हो गए, ये रिपीट हो गया। ठीक है,
अब इसको इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास इस तरह से ये बेटा ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है इसके बेटा, हाउ इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर अफेक्टेड व्हेन द सेपरेशन, बेटा ये भी हो गया, ठीक है, ये 2 बार आ गया। व्हाट हैपेंस व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल इज इंक्रीज, ये भी बेटा वो 3 फैक्टर्स का क्वेश्चन है कि नंबर अगर बढ़ेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। अब सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में फर्क क्या है, ठीक है बेटा। जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है उसकी वजह से जो ईएमएफ बनती है वो ईएमएफ एक कॉइल के अंदर बनती है और वो ईएमएफ उसी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ एक्सटर्नल होती है उसको अपोज करती है। जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में जो सेकेंडरी की ईएमएफ होती है वो किसको अपोज करती है, प्राइमरी की ईएमएफ को बेटा। इन सेल्फ इंडक्टेंस इन द कॉइल अपोज बाय द कॉइल इटसेल्फ, ठीक है, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। in mutual inductance out of the two coil opposes the change in the strength of the current flowing in the other coil बेटा, ठीक है। एक के अंदर करंट देते हैं, दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। दूसरी कॉइल की ईएमएफ जो होती है ना वो पहली कॉइल जिसको हम करंट दे ईएमएफ को अपोज करती है। The induced current opposes the growth of the current in the coil when the main current in the coil increases। अब इसके अंदर द इंड्यूस्ड करंट डेवलप इन द नीबरिंग कॉइल, मकसद जो सेकेंडरी कॉइल का करंट होता है ना वो किसको अपोज करता है, प्राइमरी कॉइल के करंट को अपोज करता है। जबकि इसके अंदर इसका अपना करंट अपने करंट को अपोज करता है, ठीक है। द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द डिके ऑफ द करंट, जब करंट कम होता है तो ये अपने ही करंट के कम होने को रोकती है, और इसके अंदर जब करंट कम होता है तो नीबरिंग वाली कॉइल जो होती है वो प्राइमरी की जो कॉइल होती है उसके अंदर करंट को कम होने से रोकती है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स हैं बेटा इसके, जो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के जो बेटा प्रॉब्लम्स होते हैं ये 7-8 है बेटा। इनके आंसर लिखे हुए सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, इनकी जो है वो वहां पर देख लीजिएगा, इनको कर लीजिएगा। इन सब के आंसर भी इसके साथ लिखे हुए आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कल डिस्कस